नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल में, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 13 क्वेश्चनों को, जो कि एग्ज़ाम में बार-बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी विद गुरुजी में। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी है, उसे आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जो उल्लेख नहीं है? हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की कुंजी कहलाती है, जो हमारा उद्देश्य है, ऑप्शन है आपके वयस्क मताधिकार का, भ्रातृत्व का, न्याय का, प्रतिष्ठा की समानता का। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि वयस्क मताधिकार का। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आइए इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई थीं? आपके विकल्प हैं संस्कृत, सिंधी, कोंकणी या फिर मणिपुर। अगला ऑप्शन है अंग्रेजी, सिंधी, मराठा, संस्कृत, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी या फिर मराठी, उड़िया, कोंकणी या फिर नेपाली। तो इसका विकल्प जो सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सी वाला विकल्प, यानी मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी दोस्तों। और एक चीज़ और हम बताते चलें कि हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं लोकसभा भी और राज्यसभा भी, इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो देखिए, भारतीय संसद का जनता द्वारा जो निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से है, ये होता है दोस्तों लोकसभा। यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि यानी जो कानून लाई गई, वो कहाँ से लाई गई? आपके विकल्प हैं यूएसएसआर से यानी रूस से, बी वाला विकल्प है फ्रांस से, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से, या फिर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये है आपका यूएसएसआर से, यानी ये आपका रूस से लिया गया है। यानी यहाँ पर हमारा पहला वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, यानी अपने पद से रिटायर होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है, आपके विकल्प हैं 58 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष की आयु में, या फिर 65 वर्ष की आयु में, या फिर 62 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पे विकल्प सी वाला एकदम सही हो जाएगा कि 65 वर्ष की आयु में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपनी आयु पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन जो है कि संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? आपके विकल्प हैं भाग 3 से, भाग 4 से, भाग 2 से, भाग 4 से, भाग 1 से। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि भाग 4 से। ये जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है दोस्तों, ये भाग 4 में 36 अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड, जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो लगभग कोई भी परीक्षा हो उसमें अधिकतर यही प्रश्न जो है पूछे भी जाते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।
आगे हमारा दोस्तों 7वां नंबर कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। आपके विकल्प हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर रॉयल कमीशन। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बी वाला, यानी बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प एकदम सही है। आइए इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि संवैधानिक प्रणाली की असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। आपके विकल्प हैं 356 धारा के तहत या फिर 350 धारा के तहत, 360 धारा के तहत या फिर 352 धारा के तहत। धारा का मतलब है दोस्तों अनुच्छेद की बात कर रहा है, यानी आर्टिकल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि 356 धारा या आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 9 नंबर की क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं। आपके विकल्प हैं समझाना और प्रचार करना, बी विकल्प है तोड़फोड़ करना, आम हड़ताल करना या फिर क्रांति। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों यहाँ पे पहला वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विधि है वो है समझाना और प्रचार करना। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, यानी बाहर रहे। कितने दिन तक यदि वह बाहर रहता है तो संसद से अपनी सदस्यता गंवा देगा। आपके विकल्प हैं 45 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक या फिर 365 दिन तक। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा ये बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, यानी यदि वह 60 दिनों तक बाहर रहता है तो वो संसद से अपनी सदस्यता गंवा देगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। आपके विकल्प हैं राजनीतिक दल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर विधायिका। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि न्यायपालिका। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। आपके विकल्प हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो उसको कहते हैं, या फिर जो धर्म विरोधी हो उसको कहते हैं, या जिसका अपना कोई धर्म ना हो उसको कहते हैं, या फिर जो नास्तिक हो। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जिसका अपना कोई धर्म ना हो उसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। तो आपके विकल्प हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेवाओं में वरिष्ठतम चीफ या फिर रक्षा मंत्री। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी तीनों सेनाओं का जो मुखिया होता है वो कौन होता है। तो यहाँ पे आपका बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का जो है कमांडर चीफ होता है, यानी मुखिया होता है। आइए इसी क्रम में 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते थे। आपके विकल्प हैं 2, 8, 5 या फिर 1। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, यानी 2। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य जो है नामित किए जाते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है। आपके विकल्प हैं सभी का अधिकतम हित, संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित, शुद्ध नैतिक प्राधिकरण पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता, डी है वैसा शासन जैसा राम के समय में था। तो यहाँ पे देखिएगा
जो विकल्प सही होगा यानी ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, सभी का अधिकतम हित, यानी ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि गांधी जी की राम राज्य की जो परिभाषा है वो है सभी का अधिकतम हित। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण पहले से किया जाता था। आपके विकल्प हैं जम्मू और कश्मीर, बी है राजस्थान, फिर है असम और फिर है केरल। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा यानी जम्मू कश्मीर। आइए इसी क्रम में 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है। आपके विकल्प हैं एक दलीय राज्य, दो और बहुदल राज्य या फिर द्विदल राज्य। तो यहाँ पे देखिए कि जो स्वेच्छाचारी जो शासन संभव होता है दोस्तों, वहाँ पे एक दलीय राज्य, यहाँ पे ये वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। आपके विकल्प हैं सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्य मंत्री। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा सी वाला विकल्प है एकदम सही हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य ये जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर को देखेंगे। 19 नंबर है हमारा दोस्तों, कह रहा है कि हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। आपके विकल्प हैं प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर राष्ट्रपति। तो इसका जो विकल्प सही होगा दोस्तों यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। कि हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम जो प्राधिकारी होते हैं ये होते हैं उच्चतम न्यायालय। आइए इसी क्रम में 20 नंबर को देखेंगे। 20 नंबर हमारा कि कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा। संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि एक लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र यदि देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देता है। आइए इसी क्रम में अब हम देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। आपके विकल्प हैं वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। बी विकल्प है वह अनुपालन करने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। अगला विकल्प है वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है। डी विकल्प है उपर्युक्त में से कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित करके राज्य के शासन का उत्तरदायी संभाल सकता है, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आइए इसी क्रम में 22 नंबर को देखेंगे। 22 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। आपके विकल्प हैं 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष और 25 वर्ष। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा बी वाला विकल्प यानी 35 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो नागरिकों की जो आयु होती है वो होती है दोस्तों 35 वर्ष। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो आपके विकल्प हैं कि एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट यानी वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो।
अगला है एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखिए इसमें कह रहा कि जो अनिवार्य नहीं है, जो अर्हता अनिवार्य नहीं है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पहला विकल्प भी सही है, बी विकल्प भी सही है और डी वाला विकल्प जो है वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे सी वाला विकल्प देखिएगा, यानी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यही विकल्प जो है सही नहीं है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं। यानी हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सदन से निवृत्त होते रहते हैं, तो ये पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो आइए इसको देख लेते हैं। विकल्प है कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/5 सदस्य। तो यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य जो है निवृत्त होते रहते हैं, इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन इसीलिए कहा जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर को देखेंगे। 25 नंबर है हमारा कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम निर्धारित जो संख्या दी गई है दोस्तों कितनी है। आपके विकल्प हैं 350, 500, 600 या फिर 750। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 500 सदस्य अधिकतम होनी चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर हमारा कह रहा है कि BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। आपके विकल्प हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ये अनुच्छेद जो है 32 में वर्णित है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर है किस भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है। आपके विकल्प हैं 6 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या 12 महीने के भीतर। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये बी वाला विकल्प यानी 2 महीने के भीतर। इसी क्रम में 28 नंबर को देखेंगे। 28 नंबर है हमारा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। आपके विकल्प हैं राज्यों के आधे विधानमंडल, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, किसी भी राज्य विधानमंडल के 1/3 सदस्य, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, बी वाला विकल्प यानी संसद के किसी भी सदन के 1/4 जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है शुरू कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर को देखेंगे। 29 नंबर हमारा दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। यानी भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। आपके विकल्प हैं 66 विषय, 100 विषय, 47 विषय या फिर 97 विषय। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा डी वाला, यानी 97 विषय हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अंतिम और 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। पहला है भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा कथन है कि भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। आपके विकल्प हैं पहला वाला दोनों सही नहीं है, बी है कह रहा है कि एक सही है किंतु 2 सही नहीं है, सी कह रहा है 2 सही है किंतु 1 सही नहीं है, डी कह रहा है दोनों सही हैं। तो देखिए जो पहला आपका कथन है कि भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन जो दूसरा कथन है कि भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है, तो ये चीज़ें गलत है। इसलिए यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि
पहला सही है किंतु दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। बस आपको एक काम करना होगा, बगल में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा करके वहाँ पे एक घंटी का निशान है उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो